नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही इजरायली सेना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। बीते 48 घंटों इजराइल ने सीरिया में करीब 300 एयर स्ट्राइक की है और यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। इसके संकेत नेतन्याहू ने करीब 2 महीने पहले दे दिए थे। सीरिया में हुआ तख्ता पलट अचानक नहीं हुआ है। तख्ता पलट को लेकर लंबे वक्त से विद्रोही गुट की तैयारी चल रही थी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो इसे लेकर करीब 2 महीने पहले बता दिया था। आखिर उसके नुकसान कैसे हुए, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। तख्ता पलट के बाद सीरिया पर इजराइल क्यों हमले कर रहा है? इजराइल क्या कब्जाने की कोशिश कर रहा है? इसकी इनसाइड स्टोरी भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरिया में विद्रोही गुटों के सत्ता पर कब्जे के बाद रासायनिक हथियार यानी केमिकल वेपन को लेकर इतनी गहरी चिंता पैदा हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर लग रहा है कि केमिकल वेपन विद्रोहियों के हाथों में ना पकड़ा जाए। केमिकल वेपन को लेकर चिंताएं भी जाहिर हो रही हैं। एसटीएस के कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि एसटीएस संभावित रासायनिक हथियारों के साइट्स को सुरक्षित करने में सीरिया में तख्ता पलट के बाद एक बार फिर से आईएसआई के पैर पसारने का खतरा बढ़ गया है। आईएसआईएस में एक बार फिर से पैदा हो रहे। उससे पहले अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने हाल ही के दिनों में 70 से ज्यादा आईएसआईएस के ठिकानों पर किया। आईएसआईएस के सुरक्षित ठिकाने क्या हैं? आईएसआईएस अगर फिर खड़ा होता है तो उसका अंजाम क्या होगा, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खान खमेनी ने सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से बाहर होने, आतंकी संगठन अल-कायदा से निकलने हुए गुट एसटीएस के सत्ता कब्जाने पर तकरीर दी है और सीरिया में तख्ता पलट के पीछे खमेनी ने अमेरिका और इजराइल पर सीरिया में बशर अल असद को हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। खमेनी ने दावा किया कि इस तख्ता पलट के लिए इजराइल और अमेरिका को भी जिम्मेदार है। खमेनी ने एक दावों के बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सीरिया इस वक्त भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। सीरिया की कमान अब एसटीएस के हाथों में जा चुकी है। विद्रोही गुट हयात तहलील अल शाम ने सीरिया में सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया और इस वजह से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद जान बचाने के लिए रूस भाग गए। सीरिया में अब एसटीएस का राज चलेगा और इसके तहत मोहम्मद अल बशीर को देश का अंतरिम पीएम नियुक्त कर दिया है। विद्रोहियों के विद्रोह की आग में बशर अल असद का किला ढह गया है और किला ढहने के बाद सीरिया मिडिल ईस्ट की हॉट सीट बना हुआ है। हयात तहरीर अल शाम ने विद्रोहियों के गुटों के अलावा इजराइल, तुर्की भी सीरिया पर कब्जे की फिराक में है। 27 नवंबर को सीरिया पर पहला हमले से लेकर
सीरिया की राजधानी दमिश्क में कब्जे तक इन 11 दिनों के भीतर राजनीतिक हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि सीरिया की सत्ता खाली है, लेकिन सीरिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। सीरिया पर एसटीएस ग्रुप के बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जिन पर तुर्की और इजराइल का कब्जा करना चाहता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर कब्जे की फ्राग है। होम से लेकर इदलिब, एलेप्पो, हमा, दर्रा और राजधानी दमिश्क तक एसटीएस का कब्जा है। उत्तर पश्चिमी सीरिया में इदलिब प्रांत विद्रोहियों का एक मजबूत गढ़ है। इदलिब प्रांत पर तहरीके अल शाम का न्योता साउथ सीरिया के कुवेनेतरा जैसे इलाकों में भी कुछ विद्रोही समूह सक्रिय रहते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सीरिया के एक बड़े हिस्से पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद तुर्की और इजराइल, अमेरिका अपने मंसूबे वाली कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहे हैं। लेकिन तुर्की की मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सीरिया में तुर्की का कब्जा 2016 से तुर्की का उत्तरी सीरिया के कई हिस्सों पर कब्जा है। एसडीएफ को तुर्की अमेरिका समर्थित गुट माना जाता है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को तुर्की आतंकी समूह समझता है और उत्तरी सीरिया के आफरीन, अजाज, जेराब्लब्स तुर्की सेना का निमंत्रण 2016 में ऑपरेशन यूफ्रेट्स शील्ड के दौरान इन शहरों पर कब्जा किया। उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी का दबदबा है और यह तुर्की का समर्थित विद्रोह समूह है, एक गुट है, गिरोह है। और यह गुट 2011 के विद्रोह के बाद असद की सेना से अलग हो गया था और इन शहरों पर कब्जे को लेकर तुर्की का तर्क है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। तुर्की लगातार यह कहता रहा है कि उसके कब्जे का मतलब है सीरिया में शांति बने और शरणार्थी वापस सीरिया लौटे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सीरिया में उथल पुथल के दौर में दुनिया के सुपर पावर सीरिया में कब्जा करने लगे। अमेरिका ने भी सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा जमाए बैठा है। अमेरिका ने सीधे तौर पर इन इलाकों में कब्जा नहीं किया है, अमेरिकी समर्थित एसडीएफ गुट के जरिए कब्जा किया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने किन किन इलाकों में कब्जा किया है वो भी जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, सीरिया में कुर्दों के वर्चस्व वाली एसडीएफ का कब्जा, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा। अमेरिकी समर्थित इस ग्रुप की स्थापना 10 अक्टूबर 2015 को हुई थी और कब्जे के पीछे यह तर्क था एसडीएफ का कि सीरिया को सेकुलर, डेमोक्रेटिक और संघीय बनाना है। तुर्की एक तरह से एसडीएफ का कट्टर विरोधी है। तुर्की का कहना है कि एसडीएफ का पीकेके से सीधा संबंध है, जिसे तुर्की आतंकी संगठन मानता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, असद के रूस भाग जाने के बाद इजराइल एक तरीके से सीरिया के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इजरायली सेना सीरिया की सीमा के भीतर घुस गई। सीरिया में हमले को लेकर आईडीएफ ने कहा कि पिछले 48 घंटों में सीरिया में 480 से ज्यादा हमले हैं। सीरिया के कई शहरों में हथियारों के डिपो और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज प्रोडक्शन साइट पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल के हमले में सीरिया की सैन्य फोर्सेस की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी। इजराइल की वायुसेना ने सीरिया के स्ट्रेटेजिक
हथियार स्टोरेज पर 350 हमले किए। दमिश्क, होम्स, टैटर्स, लटाकिया और पलमयारा के कई मिसाइलें दागी। आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, मिसाइलों को तबाह किया है। आईडीएफ ने ड्रोन, फाइटर जेट और टैंकों को नस्तो नाबूद किया है। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए 130 एयर स्ट्राइक किए। इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि आईडीएफ ने सीरिया की नौसैनिक बेड़ा भी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया। और आईडीएफ ने बताया कि असद के 80% तक सैन्य ठिकाने को खत्म कर दिया गया है, मिटा दिया गया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन बशान एरो नाम दिया था। इजराइल ने गोलान हाइट्स के नजदीक 10 किलोमीटर के भीतर सीरियाई जमीन पर भी कब्जा कर लिया और इजराइल ने इस इलाके को कब्जे के बाद बफर जोन घोषित कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 1994 के एग्रीमेंट के बाद यह पहली बार है जब इजरायली सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने सीरियाई इलाकों पर कब्जे योजना बनाई और इजरायली इसी मंसूबे के तहत इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लेकिन मिस्र ने सीरिया जमीन पर इजराइल के कब्जे वाली कार्रवाई को गलत बताया। बफर जोन में आईडीएफ की गतिविधियों को रोकने के लिए भड़काऊ बताया है और इसके अलावा सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट के कई दूसरे देशों ने भी इजराइल की इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। राष्ट्र के आवाज के जरिए डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए इस घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सीरिया के अंदर इजराइल के जो भी हमले हैं उनके पीछे खास मकसद है और सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि गोलन हाइट्स का वो इलाका जो कि बफर जोन माना जाता है, जिसके ऊपर सीरिया भी दावा करता था, इजराइल भी दावा करता था। इजराइल को लगता है कि अब सही वक्त है जब वो अपने दावे को पुख्ता कर सकते हैं और गोलन हाइट्स का पूरा इलाका अपने कब्जे में ले सकते हैं। यानी इसकी जो बफर जोन वाली स्थिति थी उसको खत्म किया जा सकता है और इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ गोलन हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा किया। दरअसल लेबनान में जो हिजबुल्ला बैठे हुए हैं, जो उनके कमांडर्स बैठे हुए हैं, उनको तमाम संसाधन ईरान से मिलते हैं और सीरिया इस पूरे संसाधनों के आदान प्रदान में एक सप्लाई लाइन का काम करता था। इजराइल चाहता है उन सारे ठिकानों को बारी बारी से नष्ट कर दिया जाए जो कि हिजबुल्ला सप्लाई लाइन में एक मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग शहरों पर, बहुत चुनिंदा ठिकानों पर इजराइल हमले कर रहा है और उसका प्रयास है कि उसी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए ताकि हिजबुल्ला का जो सवाल है वो भविष्य के लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट होने के बाद सीरिया में आईएसआईएस के फिर से मजबूत होने की खबरें आने लगी हैं। सीरिया की कमान अब स्थायी तौर पर हयात तहरीर अल शाम के हाथों में है। एसटीएस खुद ही लंबे वक्त तक अलकायदा के साए में रहा है, लेकिन दुनिया को अब सताने लगा है कि सीरिया में सत्ता खाली होने के बाद सीरिया दोबारा आतंकी ताकतों का ठिकाना न बन जाए। इसमें भी इस्लामिक स्टेट के दोबारा लौटने का डर और ज्यादा है, जिसे देखते हुए अमेरिका अभी भी खाली जगहों पर हमले कर रहा है। राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आईएसआईएस कैसे हमले बनाता है, किस तरीके से हमलों को अंजाम देता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आईएसआईएस की नींव सीरिया में सिविल वॉर के दौरान पड़ी। तब सीरिया में अलकायदा तैयार हुआ जो एक तरीके का अम्ब्रेला संगठन था। अलकायदा के नीचे छोटे छोटे समूह थे और इन्हीं में से एक था अलकायदा। इराक इसके मिलिटेंट्स ज्यादा खतरनाक थे, कट्टर थे। ताकत बढ़ाने पर आईएसआई ने खुद को अलग कर लिया। आईएसआईएस ने अलकायदा इन इराक से बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट कर दिया। साल 2011 से अगले 4 साल में आईएसआईएस ने सीरिया के बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। इसका इराक और सीरिया में धमक तेजी से सुनाई देने लगी। कुल मिलाकर
1,00,000 वर्ग किलोमीटर की टेरिटरी पर इसका पक्का राज चल रहा है। ऐसा ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2016 से अगले साल भर के लिए अमेरिका से लेकर कई देशों ने मिलकर सीरिया और इराक के सैन्य अभियान चलाया, इस्लामिक स्टेट को खत्म करने लगे। 2017 तक सीरिया और इराक में अपना ज्यादातर इलाका खो दिया और कुछ वक्त में पूरे देश को ही इस्लामिक स्टेट मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आतंकी संगठन के लोग अब भी सीरिया में एक्टिव हैं। अगर आईएस अपने पैरों पर फिर से खड़ा होता है तो सवाल यह होता है कि आईएस को इससे क्या फायदा मिलेगा। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं कि इससे क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि सीरिया में तेल और गैस बड़े पैमाने पर होता है, शायद इसीलिए इन पर कब्जा करना वो चाहता है। देखिए, इनको क्या फायदा होगा वो समझना जरूरी है। आईएस पर इनका कब्जा करके अपने आर्थिक हालात को, स्थिति को मजबूत करना चाहता है और यही वजह है कि आईएस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तेल भंडारों से अमेरिकी सैनिकों की तादाद लगातार कम हो रही है और सीरिया और इराक के चरमपंथी गुटों को कई और देशों का भी समर्थन मिला हुआ है, जिससे आईएस के मजबूती का खतरा फिर से पैदा हो गया है। यह एक बड़ा फायदा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आईएस फिर से अपना पैर ना पसार ले, इसको लेकर अमेरिका पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। अमेरिका ने सीरिया और इराक बॉर्डर पर आईएस के ठिकानों पर ही हमला कर दिया। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर लगभग 75 बार हवाई हमले किए हैं और यह अटैक पहली बार नहीं है। यूएस आर्मी पिछले सालों में रह रहकर आतंकी शिविरों पर अटैक करती रही है। अमेरिका का यह हमला बहुत बड़ा है और उम्मीद की जा रही है कि इससे आईएस या अलकायदा के असर को कम किया जाएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी को एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए आईएस को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये बात परेशान कर सकती है कि एचटीएस, जो कि अलकायदा का ही नया वर्जन है, वो एक देश की सत्ता में आ चुका है। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि वो सत्ता में अकेले नहीं आया है, उसके साथ बाकी जो भी विद्रोही थे वो भी आ चुके हैं। इनमें से सीरिया नेशनल आर्मी, जो कि अपने आप को सीरिया का असली नुमाइंदा बताती है, वो भी सत्ता में भागीदार है। इसमें कुर्द भी, जो कि एक बड़ा इलाका गवर्न करते हैं सीरिया के अंदर, वो भी हिस्सेदार अपने आप को बताते हैं। और तीसरा जो एंगल है वो आईएस का है, क्योंकि सीरिया का एक छोटा सा प्रोविंस है जिसके ऊपर आईएस का कब्जा पहले से था, वो भी अब मेन लैंड की सत्ता में अपनी भागीदारी चाहता है। सीरिया के अंदर स्थायित्व की बात भले ही आज हो रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म की प्लानिंग किसी के पास नहीं है। और अगर यहाँ पर कट्टर शरिया लॉ या फिर ऐसा कुछ लगाने की कोशिश करी गई, तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपने हाथ खींच लेंगे। उसमें आप इजराइल का नाम ले सकते हैं, अमेरिका का नाम ले सकते हैं और कुछ हद तक टर्की का नाम भी ले सकते हैं। सीरिया में राजनयिक हथियारों का इतिहास बड़ा लंबा रहा है, चूंकि ये इतिहास आपका नहीं है, 1980 से मिलता है। सीरिया के पास अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राजनयिक हथियार भंडार, सोचिए। और जिस तरीके के हालात सीरिया में बने हुए हैं, उसके आसपास के जो मुल्क हैं वहां के हालात और ज्यादा तेज हो रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई सारे देश युद्ध की चपेट में हैं या युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। चूंकि लगातार मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है दिखाता रहता हूं, क्योंकि आने वाले वक्त में यह मिडिल ईस्ट से ही विश्व युद्ध की आग पूरे दुनिया में फैलने वाली है। और कई ऐसे मुल्क हैं जो अभी भी या तो युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं, नहीं तो अगले कुछ सालों में उन देशों में युद्ध हो जाएगा, क्योंकि वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि उन देशों में जनता नाराज है, महंगाई 7वें आसमान पर है,
लेकिन नेताओं को कोई सुध नहीं है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।